बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह और आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्याय है जो 7 है और हमारी लेखिका है वो है मन्नू भंडारी। बच्चों, हम मन्नू भंडारी का जीवन परिचय, उनका कृतित्व जान चुके हैं और इनके द्वारा लिखी गई पटकथा रजनी, जिसको हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, रजनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रजनी एक बहुत सशक्त महिला है जो कि अन्याय के विरुद्ध, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को लड़ती है। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि किस तरह रजनी के पड़ोस में रहने वाले अमित, यानी कि जो एक बच्चा था, उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट में जब उसके मैथ्स में कम मार्क्स आए, कम नंबर आए, तो उस बच्चे ने बताया कि किस तरह जो गणित के शिक्षक हैं वो उसके ऊपर ट्यूशन के लिए जोर डाल रहे थे। उस बात को लेकर के रजनी हेडमास्टर के पास गई। उसके बाद रजनी निदेशक के पास में गई, यानी कुल। और इसके साथ में इस बीच में एक दृश्य यह भी आया कि वो अपने पति से भी बातचीत करती हुई दिखाई देती है इस विषय के बारे में। तो हमने पिछली कक्षा में हमने 3 दृश्य पढ़े। हमारा पहला दृश्य था इसमें हेडमास्टर का ऑफिस का, और हमारा दूसरा दृश्य था रजनी के फ्लैट का, जिसमें वो अपने पति से इस बारे में बातचीत कर रही है। और तीसरा दृश्य जिसे हम पढ़ रहे थे वो था निदेशक के ऑफिस का। जब वो निदेशक के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ उनसे बातचीत करती है तो निदेशक उनसे कहते हैं कि आप पहली महिला हैं और साथ ही अब आप आखिरी महिला हैं जो इस तरीके की शिकायत यहाँ लेकर के आई हैं कि शिक्षक ट्यूशन नहीं करें, यानी बच्चों को प्राइवेट नहीं पढ़ाएं, प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं पढ़ाएं। तो अब देखो आगे रजनी क्या करती है और वो गुस्से से किस तरह जवाब देती है, वो हम आज आगे पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, रजनी क्या करती है, जैसे ही निदेशक उनको कहते हैं ना कि आप आखिरी महिला हो जो इस तरीके की शिकायत लेके आई हो, मतलब इससे पहले तो मेरे पास कोई शिकायत लेके आया ही नहीं, और लेकिन अब आप आखिरी महिला हो जो इस तरीके की शिकायत लेके आई हो, तो रजनी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अब मैं आपके पास इस तरीके की शिकायतों का ढेर लगाकर ही रहूंगी। तो रजनी क्या करती है, झटके से उठ करके बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है और फिर कंधे उचका देता है, यानी एक सामान्य शारीरिक क्रिया है कि वो देखता रहता है कि किस तरीके की महिला इतना गुस्से में भर के आई और चली गई, और वो इस तरह अपने कंधे उचका देता है। अब मोन्टाज में, मोन्टाज क्या होता है बच्चों, टेलीविजन में कुछ अलग दृश्यों और छवियों को इकट्ठा करके संयोजित करना। मतलब जब हम धारावाहिक कोई देख रहे होंगे, आप जो देखते हो टीवी के ऊपर सीरियल जो आप देखते हो, कई बार क्या होता है, मतलब कुछ दृश्य या कुछ सीन इस तरीके के आते हैं जिनमें कोई संवाद नहीं होता है, मतलब क्रियाकलाप होते रहते हैं, और उन क्रियाकलापों के यानी मूक क्रियाकलाप, यानी बिना कुछ बोले जो क्रियाकलाप होते हैं उनको स्वतः ही दर्शक देख करके समझ जाता है। तो टेलीविजन में अलग दृश्यों और छवियों को इकट्ठा करके, मतलब बहुत सारे सीन्स होते हैं उनको इकट्ठा करके जो दिखाया जाता है उसे मोन्टाज कहते हैं। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाएं। रजनी फ़ोन कर रही है, यानी संवाद तो है नहीं, लेकिन रजनी फ़ोन कर रही है तो हमें पता चल रहा है कि रजनी किसी से बात कर रही है। मेज़ पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। हमको पता ही है कि रजनी कौन से आंदोलन की लड़ाई लड़ रही है। साथ में 1-2 महिलाएं और भी है। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही है और उन्हें समझा रही है। साथ में लीला बहन और 3-4 महिलाएं और भी है। तो बच्चों, ये जो मोन्टाज चल रहा है ये हमको स्वतः ही समझ में आ जाता है कि रजनी है जो अब क्या कर रही है, इस आंदोलन को चला रही है, यानी कि ट्यूशन्स जो शिक्षक कर रहे हैं घरों में और बच्चों पर जो दबाव डाल रहे हैं उसके खिलाफ वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। तो अलग अलग माता पिता से मिल रही है, कुछ लेटर लिख रही है, कुछ नाम पते इकट्ठे कर रही है, कई लोगों को फ़ोन भी कर रही है। तो ये सारा एक दृश्य चलता रहता है। अब आगे देखो, अब एक नया दृश्य आ गया बच्चों। किसी अखबार का दफ्तर है, कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। अब रजनी क्या है, पहले हेडमास्टर के पास गई, जब वहाँ से काम नहीं बना तो शिक्षा निदेशक के पास गई, जब वहाँ से भी काम नहीं बना तो कहाँ चली गई, वो अखबार के दफ्तर में। बच्चों, जब कोई सूचना अखबार में छप जाती है तो स्वतः ही वह चारों तरफ प्रसारित हो जाती है और सबकी नज़रों में आ जाती है। अब रजनी वहाँ चली गई है अखबार के दफ्तर में और कमरे में संपादक के पास साथ में बैठी है और 3-4 महिलाओं को भी लेके गई है। अब संपादक महोदय क्या कह रहे हैं, रजनी से कह रहे हैं आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। यानी कि अब जो संपादक है वो रजनी से कह रहे हैं कि आपने तो बाकायदा यानी पूरी तरह या व्यवस्थित रूप से इस लड़ाई को क्या कर दिया, एक आंदोलन का रूप दे दिया, आपने बहुत अच्छा किया।
मतलब हर कोई ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है, सब लोग इससे बचना चाहते हैं। जैसे कि रजनी के पति वो ही बचना चाहते हैं कि बिना मतलब की मुसीबत मोल लेना, कि हमारा कौन सा बच्चा पढ़ रहा है जो हम इस मुसीबत को मोल ले, लेकिन रजनी इस तरीके की नहीं है। तो संपादक यहाँ कह रहे हैं इस तरीके का आंदोलन किए बिना यहाँ चीज़ें बदल नहीं सकती। और शिक्षा के क्षेत्र में जो ये ट्यूशन रूपी दुकानदारी फैली हुई है उसको तो बंद होना ही चाहिए। अब आगे देखो, अब रजनी क्या कह रही है, एकाएक जोश में आ जाती है। एकाएक मतलब अचानक, यानी संपादक महोदय जब उनको थोड़ा सा जोश दिला देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही है और बाकायदा आपने इसको आंदोलन का रूप दे दिया, तो वो जोश में आ जाती है अचानक। फिर कहती है आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा, मतलब संपादक महोदय से कहती है कि आप भी ऐसा महसूस करते हैं ना कि ट्यूशन के मतलब शिक्षकों ने दुकानदारी चला रखी है, तो फिर साथ दीजिएगा, मतलब आप भी हमारा साथ दीजिए। हमारा अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बात बन जाती है। यानी रजनी अब संपादक से कह रही है कि यदि अखबार, जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो अखबार होते हैं, यदि वो किसी इशू, यानी इशू का मतलब होता है कोई मुद्दा या कोई मामला जब उठा लेता है, मतलब अखबार किसी भी सूचना को के मुद्दा बना करके या मामला बना करके जब उसको प्रसारित कर देता है, उसको छाप देता है, तो और लगातार उस पर चोट करता रहता है। आपने देखा होगा अखबारों में कई बार ऐसी खबरें आती है जो बिल्कुल अनजान होती है लोगों से, और जब वो लोगों की नज़र में आती है, तो किस तरह वो एक मुद्दा बन जाती है और वो उस समस्या का समाधान भी हो जाता है। तो यहाँ रजनी यही कह रही है संपादक से, यदि अखबार यदि किसी मामले को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे, यानी लगातार उस मामले को प्रसारित करता रहे, उसके ऊपर कुछ लिखता रहे, तो वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती है, मतलब वो कुछ संकुचित लोगों की बात नहीं रह जाती, बल्कि वो विस्तार रूप से चारों तरफ फैल जाती है और सबकी बात बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे, मतलब फिर लगभग सब लोग अखबार पढ़ते हैं। अखबार में जब कोई मामला बार बार आता है तो लोगों की नज़रों में आता है। तो रजनी यहाँ कह रही है अगर इस तरीके का मामला यदि हम उठा करके आप अखबार में छाप दोगे तो क्या है, ये सबकी बात बन जाएगी और आंख मूंद कर कोई भी नहीं रह पाएगा। आंख मूंदना मतलब ध्यान नहीं देना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देगा। खास करके सभी के बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं और सभी माता पिता ये वाली जो व्यवस्था चल रही है ट्यूशन वाली, इससे परेशान है, इसलिए सब लोग इस पर ध्यान देंगे यदि आप इसको अखबार में छाप दोगे तो। सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो आवेश के मारे उससे बोला नहीं जा रहा है। यानी अब रजनी कह रही है आप संपादक से, यदि आप इसको अखबार में छाप दोगे बहुत सारे लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, और यदि इसके खिलाफ कोई नियम बन जाए तो, और उसको बहुत आवेश आता है, आवेश का मतलब है जोश के मारे अब रजनी से बोला नहीं जा रहा है। तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी। यानी रजनी कह रही है यदि सभी लोगों ने अखबार, आपके द्वारा छपी हुई खबर को यदि अखबार में पढ़ा, और इसके शिक्षा विभाग भी इसको देखेगा ही वो भी, और यदि इसके खिलाफ कोई नियम बन गया तो देखो कितने पेरेंट्स को, यानी कितने माता पिता को राहत मिलेगी, यानी सुविधा हो जाएगी और उनकी परेशानी में कमी आ जाएगी, जो वो बेमतलब का पैसा ट्यूशन में बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं। यानी बच्चा पढ़ने में होशियार है फिर भी वो उसको ट्यूशन करवा रहे हैं। कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे मतलब रजनी जोश में बोल रही है, बोलते बोलते कह रही है कि देखो अगर ये आपके छापने से यदि ये इसका कोई नियम बनता है तो कितने सारे पेरेंट्स को इससे परेशानी मतलब उनकी दूर हो जाएगी, उनको सुविधाएं हो जाएगी, और कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। अम्मी जैसा बच्चा जो कि पढ़ने में होशियार है लेकिन उसको फिर भी कम अंक मिले, तो एक तो बच्चा मानसिक रूप से भी इससे परेशान हो जाता है, और मानसिक रूप से जब बच्चा परेशान होता है तो वो मतलब डाउन होता हुआ चला जाता है। तो रजनी यह कहना चाह रही है कि इससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा जब उन्हें अपनी मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा, मेहनत के अनुरूप उन्हें अंक मिलेंगे, और माँ बाप के पैसे, मतलब बच्चों को ये नहीं होगा कि पैसे से ही शिक्षा खरीदी जा सकती है। शिक्षा मेहनत से खरीदी जा सकती है, शिक्षा दिमाग से खरीदी जा सकती है, और बचपन से उनके दिमाग में फिर ये बात नहीं भरेगी कि शिक्षा के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। आगे देखो अब संपादक महोदय क्या कह रहे हैं, हंसने लग जाते हैं और कहते हैं बस बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। यानी संपादक समझ गया कि ये महिला बहुत जोश में भरी हुई है, तो वो हंस करके कहते हैं कि मैं आपकी सारी तकलीफ, आपकी सारी परेशानियां और आपका सारा गुस्सा मैं समझ चुका हूँ।
फिर रजनी कहती है तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। तो रजनी कहती है यदि आप समझ गए हैं तो एक काम कीजिए, हमारे साथ चलिए। मतलब हमारे साथ चलने का मतलब हमारे कदम से कदम मिलाइए और उठाइए इस इशू को, यानी इस मामले को अपने अखबारों में छापिए, लगातार लिखते रहिए और धुआंधार लिखिए। धुआंधार मतलब पूरे जोश में लिखिए। ये नहीं कि आपने एक छोटी सी न्यूज़ इसमें डाल दी, आप इसको एक बड़ी न्यूज़ के रूप में बना करके लिखिए, रोजाना लिखिए ताकि लोगों की नज़रों में ये आए। संपादक कह रहे हैं इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी, यानी संपादक महोदय वो भी रजनी के साथ हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके का जो आपने आंदोलन छेड़ा है इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बातें मैंने नोट कर लिया है, एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। देखो बच्चों, ये सारी अखबार की भाषा है जो संपादक बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मतलब आप अखबार वालों को तो अपने साथ पाओगी, अमित का जो उदाहरण आपने दिया उससे मैंने सारी बातें नोट कर लिए कि किस तरह अमित के ऊपर दबाव डाला गया ट्यूशन करने के लिए। एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके, राइटअप मतलब लिखित विषय सामग्री, एक अच्छी सी लिखित विषय सामग्री तैयार करके पीटीआई के द्वारा, पीटीआई मतलब समाचार एजेंसी के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूं, यानी इसको छपवाता हूं। राइटअप होता है जो लिखा जाता है, लिखित विषय सामग्री जो छपती है, और पीटीआई क्या होती है, समाचार एजेंसी होती है जो कि संपादक के अंडर में काम करती है। आगे देखो, अब रजनी गदगद होते हुए यानी बहुत खुश हो गई है। एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइटअप के साथ साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक ये खबर पहुंच जाएगी। अब रजनी संपादक से कहती है कि वो खुश हो गई रजनी की अब देखो ये लिखित सामग्री चली जाएगी और फिर अखबार में ये समाचार आ जाएगा। तो वो संपादक से कह रही है एक काम और कर दीजिए, 25 तारीख को हम लोग सारे माता पिताओं की यानी पेरेंट्स की मीटिंग कर रहे हैं, तो आप जो अपनी राइटअप यानी अपनी लिखित विषय सामग्री जो डालोगे उसके साथ साथ ये सूचना भी दे दीजिए कि 25 तारीख को उस जगह ये यहाँ पेरेंट्स मीटिंग होगी, तो इसकी खबर भी क्या है सब लोगों को मिल जाएगी। अब आगे देखो, आगे रजनी कह रही है व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके, जरा सा रुक कर। अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। यानी कि अब रजनी क्या कह रही है कि भाई हम लोग क्या है व्यक्तिगत तौर पे डोर टू डोर जाते हैं तो बहुत कम लोगों से हमारा संपर्क हो पा रहा है, इसलिए 100-125 लोगों से ही हम मिल पाए हैं। आप एक काम कीजिए कि इसको मतलब कि क्या कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के आग्रह के साथ की सूचना कर दीजिए। मतलब आप जो लिखित सामग्री लिखोगे उसके साथ में आपको ये और एक लिख देना है कि 25 तारीख को पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए आप अधिक से अधिक लोग उसमें सम्मिलित हो। और जो ये लोग 100-125 लोगों से संपर्क करके आए, दिन रात भागदौड़ करके डोर टू डोर जाना, यानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए रजनी उनसे क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि आप ये काम और कर दीजिए। संपादक दी, सब लोग हंस पड़ते हैं, यानी रजनी के इन कामों को सुन करके कि देखो ये महिला कितनी सशक्त है और कितनी मतलब इसके अंदर कितना आत्मबल और जोश है। रजनी ये हुई ना कुछ बात, ये देखो बच्चों सामान्य बातचीत का एक तरीका है। आगे देखो, अब फिर नया दृश्य आ गया है, वो संपादक के ऑफिस का दृश्य था, अब ये वो दृश्य है जहाँ मीटिंग हो रही है बच्चों के पेरेंट्स की। मीटिंग का स्थान है, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। यानी रजनी ने एक मीटिंग का स्थान चुना, वहाँ पे सारे पेरेंट्स आए हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ बाहर आ रहे हैं, लोगों में जोश है, आपस में बातचीत कर रहे होंगे लोग कि देखो कितनी गलत बात है कि गरीब माँ बाप कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। विरोध और विद्रोह, यानी विरोध भी है और विद्रोह भी है, दोनों का माहौल बना हुआ है। अब दृश्य क्या है, ये तो बाहर का दृश्य है, अब दृश्य कटकर अंदर जाता है हॉल जहां मीटिंग होनी है। तो क्या है, हॉल भरा हुआ है, एक और प्रेस वाले बैठे हैं। प्रेस वालों को तो रजनी ने बुलवाया था, इसे बाकायदा फोकस करना है, यानी प्रेस वाले इसलिए बैठे हैं कि इसे ये जो मीटिंग हो रही है, पेरेंट्स की जो मीटिंग हो रही है, इसको बाकायदा फोकस में लाना है, यानी ध्यान में लाना है, बाकी की जनता के और शिक्षा विभाग के ध्यान में लाना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है, हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट, अब मंच से उठकर रजनी माइक पर आ जाती है। मतलब एक महिला क्या करती है, कुछ बोलती होगी, शुरुआत में जो भूमिका बनाते हैं वो बोलती है और बोल करके नीचे आती है, तो हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट यानी जोर जोर से तालियां बजने लगती है। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आ जाती है, रजनी मंच पे बैठी होगी, अब वो रजनी माइक पर आती है। अब क्या बोलती है, जो देखो पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं, रजनी के पति भी इस मीटिंग में आए हैं, जो सबसे आगे की लाइन में पंक्ति में बैठे हैं। अब देखो अब रजनी क्या कह रही है, अब रजनी का भाषण शुरू हो रहा है बच्चों। बहनों और भाइयों,
इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। यानी रजनी बहुत जोश के साथ बोल रही है कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो इससे पता चल रहा है कि अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, अब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हैं। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने। मतलब अब वो क्या कर रही है, अपना भाषण दे रही है कि मैं 2 महीने में लोगों से मिली, तो ये जो समस्या है ट्यूशन वाली, इस समस्या से जुड़े कई पहलू हमारे सामने आए। और कुछ समस्याएं ऐसी है जो अभी आप लोगों ने यहाँ भी सुनी। फिर कुछ रुक जाती है, मतलब अपन भाषण देते देते बोलते बोलते कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते 1 या 2 सेकंड के लिए बीच में रुक जाती हूँ, ऐसे कुछ रुक करके। यह भी सामने आया है कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। देखो, आप बहुत सारी चीज़ें होती है, केवल यही एक मुद्दा नहीं था कि ज़बरदस्ती बच्चे के ऊपर ट्यूशन का दबाव डाला जा रहा है। मतलब कई मुद्दे थे, उसमें एक ये भी था कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। क्यों है? और कुछ माएँ इस लायक नहीं होती कि वे अपने बच्चों को पढ़ा सकें। यानी कि हर माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, अगर माएँ पढ़ी हुई हैं तो वो पुराने ज़माने की पढ़ी हुई है। आजकल की नई नई टेक्नोलॉजी की नई नई किताबें आ रही है, नई नई चीज़ें छप रही है, इतने आविष्कार हो रहे हैं। तो कुछ माएँ ऐसी है जो उनको बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, तो उन बच्चों के लिए ट्यूशन आवश्यक होता है। और पिता, अब आगे देखो रजनी क्या कह रही है। और पिता फिर जरा रुक जाती है, जैसे वे घर के और किसी काम में जरा सी भी मदद नहीं करते हैं, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ जो रजनी है वो अपने पति की ओर इंगित इशारा करके कह रही है कि पति जो लोग होते हैं या बच्चों के जो पिता होते हैं वो घर के कोई काम में तो मदद करते ही नहीं है। यानी बाहर नौकरी करके आते हैं, घर के कामों में कोई मदद नहीं करते हैं, और साथ ही वो बच्चों को भी नहीं पढ़ाते हैं। तो माँ अकेली बेचारी क्या क्या करें। ठाका, इस बात से सब लोग हंसने लगते हैं। बच्चों, अपन कोई भाषण दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो बीच में कुछ अच्छा सा मनोरंजक बोल जाएं तो माहौल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो रजनी ने जब ये बात बोली तो पूरे जो हॉल था उसमें हंसी का ठहाका गूंज गया। अब कैमरा उसके पति पर भी जाए तो निश्चित है कि वो अपने पति की ओर इंगित कर रही थी, तो कैमरा उसके पति की तरफ चला गया। तो अब रजनी कह रही है, भाई माएँ हैं जो सारी माएँ बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाता है। भाई ऐसा नहीं है, वो ट्यूशन के खिलाफ नहीं है। रजनी ट्यूशन करने के खिलाफ नहीं है, ट्यूशन कराने के खिलाफ नहीं है। वो कह रही है ट्यूशन उन्हीं बच्चों को दिया जाए जो वास्तव में ट्यूशन के लायक है, यानी जिनको आवश्यकता है उन्हीं को ट्यूशन दिया जाए। फिर रुक जाती है और रुक कर के कहती है, बड़ा अच्छा लग रहा है जब टीचर्स की ओर से एक प्रतिनिधि ने आकर यह बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करे तो भी उनका गुजारा ना हो। अब ये एक नया मुद्दा है कि मतलब जो रजनी है वो कह रही है केवल ट्यूशन ही एक मुद्दा नहीं है, यहाँ बहुत सारे मामले आ गए हैं हमारे सामने। जब हम सब मिले हैं तो टीचर्स के एक प्रतिनिधि ने आके हमको बताया कि प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि उन्हें इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि उनका गुजारा चल सके, इसलिए वो ट्यूशन नहीं करें तो फिर क्या करें। ट्यूशन करना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे देखो क्या कह रही हैं कि कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत कराए जाते हैं। दस्तखत का मतलब होता है बच्चों हस्ताक्षर, ये एक उर्दू भाषा का शब्द है दस्तखत। तो देखो यहाँ क्या है, रजनी कह रही है कि कई जगह तो ऐसे हैं कि बहुत मतलब कम तनख्वाह देकर और ज़्यादा तनख्वाह पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। ऐसे टीचर से, यानी उन टीचर से मेरा अनुरोध है या मेरा आग्रह है कि वे संगठित होकर यानी मिलजुल कर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें यानी इस काले धंधे को उजागर करना। अब देखो यहाँ रजनी एक बात और बता रही है कि टीचर्स के एक प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने एक तो ये बताया हमको कि हमको तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि हमारा गुजारा नहीं चलता, इसलिए हम ट्यूशन करते हैं। और एक दूसरी बात ये भी सामने आई कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों मतलब जो टीचर्स होते हैं जिनको जितनी तनख्वाह मिलती है उससे कम पर उतने पर साइन करा करके और उससे कम तनख्वाह उनको दी जाती है। तो रजनी कह रही है कि इसका एक ही इलाज है। क्या इलाज है उसका? कि ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित हो जाएं, यानी मिलजुल करके एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। यानी ये जो काला धंधा चल रहा है प्राइवेट स्कूलों में, क्या कि तनख्वाह ज़्यादा पैसे पे साइन करा के कम पैसा दिया जा रहा है। तो अब क्या हुआ, हॉल में जो उनके पति आगे की पंक्ति में बैठे हुए हैं वो धीरे से फुसफुसाते हैं, धीरे से बोलते हैं, कहते हैं अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर, यानी कैमरा उनके पति के ऊपर जाता है। उनके पति फुसफुसाते हैं कि लो अब इनको एक आंदोलन और नया मिल गया इसको, और वो धीरे से फुसफुसाता है और कैमरा फिर रजनी के ऊपर चला जाता है। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वे ऐसा नियम बनाएं
यानी कि अब रजनी आगे बोल रही है, मेरी जितनी सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से जुड़ी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा शिक्षा बोर्ड है उसके सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वे ऐसा नियम बनाएं। अब एक एक शब्द पर जोर दे रही है, क्या कर रही है, एक एक शब्द पर जोर देते हुए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। क्या नियम बनाया जाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। क्यों? उससे क्या है, जो बच्चा ट्यूशन करता है उसको टीचर ज़्यादा नंबर दे देते हैं, और जो बच्चा ट्यूशन नहीं कर रहा है और अपनी मेहनत से पढ़ रहा है उसको स्वतः ही कम नंबर दिए जाते हैं। इसलिए ये नियम बना दिए जाए, टीचर दूसरे स्कूल के बच्चों का ट्यूशन अवश्य करें, लेकिन अपने स्कूल के बच्चों का ट्यूशन नहीं करेंगे। आगे देखो, फिर रुक करके, ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएगी। देखो बच्चों, मैंने बताया, मतलब टीचर है जो अपनी स्कूल के बच्चों का अगर ट्यूशन नहीं करेगा तो वो अपनी स्कूल के बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं करेगा, उनके ऊपर दबाव नहीं बना पाएगा, कम या ज़्यादा अंक आने जैसी कोई बात नहीं रह जाएगी, और ये सारी हरकतें हैं जो अपने आप बंद हो जाएंगी। आगे रजनी क्या कह रही है, साथ ही यह भी हो सकता है इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यानी ये नियम बना दिया जाए और नियम के अलावा इसमें यह भी डाल दिया जाए, जो टीचर इस नियम को तोड़ेगा, यानी स्कूल के बच्चे को जो ट्यूशन पढ़ाएगा उस टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। यानी अब रजनी कह रही है कि अब मैंने तो बोल दिया है जो मुझे बोलना था, और मैंने जितनी भी समस्याएं थी आपको बता दिया, अब आप अपनी राय दीजिए। सारा होल अप्रूव्ड, अप्रूव्ड की आवाज़ों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। यानी जो सारा होल होता है जिसमें बहुत सारे माता पिता, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, प्रेस वाले बैठे हुए हैं, वो सब क्या कहते हैं, अप्रूव्ड। अप्रूव्ड का मतलब हमको ये सारी बातें स्वीकार है, शिक्षा विभाग यानी शिक्षा बोर्ड को ये सब करना ही चाहिए, और तालियों की गड़गड़ाहट से होल गूंज उठता है। आगे देखो, अब नया दृश्य आ गया। अब कौन सा दृश्य आ गया, रजनी के फ्लैट का दृश्य आ गया। क्या हुआ, रजनी के फ्लैट का दृश्य है, सवेरे का समय है, कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है, जल्दी जल्दी पढ़ता है और फिर एकदम चिल्लाता है। यानी सुबह सुबह का टाइम है, रजनी के पति अखबार पढ़ रहे हैं, पहला पृष्ठ यानी पहला पेज पलटते ही उनको क्या दिखाई देती है, रजनी की एक तस्वीर यानी फोटो छपी हुई दिखाई देती है। उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और फिर जोर जोर से चिल्लाते हैं, एकदम जोर से चिल्लाते हैं। क्या कहते हैं, पति क्या कह रहे हैं, अरे रजनी रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। मतलब अब उसके पति बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, रजनी को अचानक से आवाज़ लगाते हैं कि रजनी आओ जल्दी, क्या है कि बोर्ड ने तुम लोगों का, जो शिक्षा बोर्ड है उसने तुम लोगों का जो प्रस्ताव है, क्या प्रस्ताव रखा था कि स्कूल के बच्चों को ट्यूशन, मतलब वो टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो स्कूल के बच्चों का ट्यूशन नहीं करेंगे, तो इस प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। रजनी भीतर से ही दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है, यानी अपने पति के हाथ से अखबार ले लेती है और उसको जल्दी जल्दी पढ़ने लग जाती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव है। देखो 2 महीने का जो आंदोलन उन्होंने चलाया, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, घर में भी उनको इसका विरोध सहना पड़ा, इसके अलावा बाहर भी उनको विरोध सहना, रजनी को विरोध सहना पड़ा, लेकिन आज उनके चेहरे पर संतोष यानी उनके मन को शांति मिली हुई है, प्रसन्नता यानी वो बहुत खुश है, और गर्व यानी उन्हें अपने ऊपर ही अभिमान हो रहा है कि मैंने आज एक बहुत अच्छा काम कर दिया। रजनी तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया यह नियम। तो रजनी कह रही है अपने पति से, देखो हमारा प्रस्ताव मान लिया गया और जैसा हमने चाहा वैसा के वैसा नियम बोर्ड ने बना दिया। खुशी के मारे वो अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ ना बिखेरी जा सकती। यानी रजनी यहाँ ये बता रही है कि ऐसा कौन सा अन्याय है, यानी जिसके खिलाफ क्या हम उसकी धज्जियाँ ना बिखेरी जा सके। यानी धज्जियाँ बिखेरना यानी उसे चीर फाड़ करना या फेंकना, यानी कि हम उसको तोड़ मरोड़ के उस अन्याय को फेंक क्यों नहीं सकते हैं। यदि हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, आंदोलन करें और एक साथ मिलकर चलें, तो ऐसा कोई भी क्या नहीं है, अन्याय नहीं है जिसकी धज्जियाँ ना बिखेरी जा सकती हो। अब पति मुग्ध भाव से यानी प्रसन्न भाव से उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अब वो रजनी से कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, यानी मुझे तुम पर बहुत गर्व है रजनी, कि मुझे तुम पर रियली रियली वास्तव में आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व करता हूँ, यानी मैं तुम्हारे ऊपर अभिमान कर रहा हूँ कि तुमने ये जो आंदोलन चलाया, लड़ाई लड़ी और एक नया नियम बनवा दिया। आगे देखो बच्चों, अब रजनी क्या है, इतराते हुए
जब उनके पति ने उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दी तो वो इतराते हुए बोली 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखेरने के बाद, और दोनों हंसते हैं। यानी रजनी को थोड़ा सा वो लगा कि 2 महीने तक तो तुमने मुझे इतना तंग किया, यानी कि मेरे खिलाफ मेरे घर में ही मेरे ऊपर विद्रोह या विरोध करते रहे मेरा, कि तुम ये सब काम मत करो, इन प्रपंचों में मत पढ़ो अमित, मतलब ये सारे बच्चे क्या तुम्हारे हैं, तुम्हारा बेटा कौन सा पढ़ने जा रहा है, इतनी सारी बातें की। मतलब यहाँ बताया नहीं गया है, पर ये सब बातें जो अंदर चलती है वो है कि 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखेरने के बाद में फिर दोनों हंसने लगते हैं। अब देखो लीला बहन, कौन है लीला बहन? अमित की माँ, कांति भाई अमित के पिता और अमित का प्रवेश, ये तीनों भी आते हैं। लीला बहन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई थी वह आज खाओ, क्योंकि उस दिन रसमलाई मंगाई हुई थी और वो अमित के रिजल्ट के चक्कर में वो रसमलाई रह गई। कांति भाई, और सबके हिस्से की भी तुम ही खाओ, यानी मजाक के तौर पे कह रहे हैं रजनी से, आज तुम सबके हिस्से की खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। बच्चा है अमित, दौड़ करके रजनी आंटी को मिठाई खिलाने यानी रसमलाई खिलाने जाता है और रजनी क्या करती है, उसके मुँह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं और हंसी के साथ साथ धीरे धीरे ये दृश्य समाप्त। तो देखो बच्चों, आज हमने ये पटकथा पढ़ी जो कि मन्नू भंडारी ने लिखी थी। बच्चों, ये रजनी नाम का जो धारावाहिक था, इसकी हर कड़ी में एक किसी अलग अन्याय के विरुद्ध रजनी ने आंदोलन किया। यहाँ एक कड़ी थी जो हमारे यहाँ आरोह पाठ्य पुस्तक में आई थी। तो बच्चों, अब हम इस जो हमारी आरोह पाठ्य पुस्तक है, इसमें इससे संबंधित कुछ प्रश्न आए हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि। पहला प्रश्न है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया, वह अमित से बहुत स्नेह करती थी, अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी, उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो इन चारों में देखो बच्चों, हम अब इस पटकथा को पढ़ के आए हैं, तो बहुत सामान्य सा इसका उत्तर है कि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का सामर्थ्य रखती थी, यानी उसमें हिम्मत थी। उसने अपने पति का विरोध भी सहा, उसने और लोगों का विरोध भी सहा। शुरुआत में लीला बहन और अमित भी उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो इसका उत्तर होगा, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। अगला प्रश्न है, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन और किसी और के पास चले जाएं। ये कोई मजबूरी तो नहीं है। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताइए कि ये संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, तर्क दीजिए। देखो बच्चों, हेडमास्टर के पास गई रजनी, तो हेडमास्टर ने भी ये कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये स्टूडेंट और यानी छात्र और अध्यापक के बीच का मामला है। और जब वो निदेशक के पास गई तो निदेशक ने भी यही कहा कि अगर बच्चे को लगता है और उसके माता पिता को लगता है कि टीचर लूट रहा है तो किसी अन्य टीचर के पास चल जाए, कोई मजबूरी तो है नहीं कि उसी टीचर से पढ़े। तो ये संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, इसका तर्क देना है। तो प्रसंग देखो बच्चों, कहानी की नायिका रजनी जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने की समस्या को लेकर पहले स्कूल के हेडमास्टर के पास जाती है। वे इसे अध्यापकों और बच्चों की समस्या कहकर टाल देते हैं। यानी जो हेडमास्टर है वो क्या कहते हैं कि जो ट्यूशन की समस्या आप मेरे पास लेके आई है, ये अध्यापक और छात्र के बीच की समस्या है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वह शिक्षा निदेशक से मिलने जाती है। शिक्षा निदेशक रजनी को यही तर्क देते हैं कि ट्यूशन करने में कोई मजबूरी तो है नहीं, तुम्हारी इच्छा है, तुमको लग रहा है कि ये टीचर तुमको लूट रहा है तो दूसरे से कर लो। यदि बच्चे को लगता है कि कोई अध्यापक उसे लूट रहा है तो वह किसी और अध्यापक के पास चला जाए। तो देखो बच्चे, दोनों जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, दोनों ने जो जवाब दिए वो तर्कहीन है। क्या है? तर्कहीन है। तो इसके ऊपर हम टिप्पणी कर सकते हैं कि शिक्षा निदेशक का यह संवाद बिल्कुल लचर और गलत है। मतलब हेडमास्टर और चाहे शिक्षा निदेशक को, दोनों ने जो ये संवाद किया, दोनों ने जो जवाब दिया वो बहुत ही गलत है। उसे जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने में कोई गंभीरता नजर नहीं आती। यानी दोनों को, ना तो शिक्षा निदेशक को ना ही हेडमास्टर को भी इस चीज़ में गंभीरता नजर नहीं आई कि जबरदस्ती हम किसी बच्चे को ट्यूशन कैसे पढ़वा करके उससे फीस ले सकते हैं। वे समस्या की गहराई में गए बिना ही बात को कह देते हैं। ऐसा लगता है कि वे समस्या को समझने की बजाय बला टालने में रुचि ले रहे हैं। यानी शिक्षा निदेशक है वो क्या है, वो ट्यूशन वाली और अध्यापक और ट्यूशन वाली समस्या को समझना नहीं चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये कहाँ से ये बला आ गई, आफत आ गई, मैं इसको ऐसे ही बोल करके टाल दूंगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रजनी में कितना सामर्थ्य है। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों।
तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई है बात, किसने किस प्रसंग में कही है। देखो, जब रजनी हॉल में मीटिंग कर रही थी और मीटिंग करते करते जब उन्होंने बताया कि एक टीचर ने आके हमको यहाँ बताया है कि हमको मतलब अधिक पैसे पे, अधिक तनख्वाह पे साइन करा के कम दी जाती है, तो रजनी कहती है कि भाई मैं तो अब इसमें और क्या हो सकता है, सारे टीचर्स मिलें और इकट्ठे होकर के इसके खिलाफ आंदोलन करें। तो जब ये बात वो कहती है तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। मतलब ये बात फुसफुसाकर कौन कहता है, तो किसने किस प्रसंग में ये बात की, ये प्रसंग मैंने आपको बता दिया, ये प्रसंग था। और किसने कही, ये रजनी के पति ने कही। हम इसको यहाँ देखते हैं। ये बात रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स की मीटिंग के दौरान रजनी का भाषण सुनते हुए कही थी। रजनी ने अपने भाषण के दौरान बताया कि कुछ अध्यापकों को अधिक तनख्वाह पर हस्ताक्षर करा के कम तनख्वाह दी जाती है। ये वाला मसला था। और इस सिलसिले में रजनी ने उन्हें कहा, मतलब रजनी ने मंच से उन्हें कहा कि वे सारे अध्यापक संगठित होकर आंदोलन करें और इस अन्याय का पर्दाफाश कर दें। समझ में आ गई बच्चों आपको ये बात कि किसने कही और किस प्रसंग में कही। अगला प्रश्न है, इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। मतलब जिस व्यक्ति ने ये बात कही है उसकी मानसिकता कैसी है, किस मानसिकता का पता चलता है। देखो, इससे पता चलता है कि कहने वाले की बचाऊ मानसिकता है। यानी बचाऊ मानसिकता मतलब अपने काम से काम रखो, दूसरे वाले जाने जो कर रहे हैं वो करें, हम तो अपने स्वार्थ में, यानी स्वार्थ की एक मानसिकता है। क्या है, स्वार्थी मानसिकता है या बचाऊ मानसिकता का पता चलता है। वह अपने काम से काम रखना चाहता है और समाज की समस्याओं में अपनी गर्दन नहीं फंसाना चाहता कि समाज में हजारों समस्याएं, हम कहां तक उसमें फंसे। लेकिन रजनी ऐसी नहीं है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है। क्या होता अगर, रजनी धारावाहिक की समस्या क्या है, अमित का पर्चा सचमुच खराब होता। मतलब यदि अमित का पर्चा सचमुच खराब होता, अमित का पर्चा अच्छा हुआ था, यदि मान लो सचमुच खराब हो जाता और रजनी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देती तो क्या होता। देखो, इस कड़ी की मुख्य समस्या है स्कूली अध्यापकों द्वारा बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने के लिए विवश करने के विरुद्ध जन जागरण करना। यानी जो मुख्य समस्या थी इस जो कड़ी की, इसमें क्या था कि अध्यापकों द्वारा बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाना और पढ़ाने के लिए विवश करना, उन पर दबाव डालना, उसके विरुद्ध जन जागरण क्या किया था, जन जागरण करना था। ये इस कड़ी की प्रमुख समस्या थी। अब इसमें क्या है कि अमित का पर्चा यदि सचमुच खराब होता तो रजनी को अपनी भूल का ज्ञान हो जाता और वह आंदोलन न करती। मान लो अमित का पर्चा वास्तव में ही खराब हुआ होता तो क्या करती, रजनी आंदोलन नहीं करती। और संपादक यदि रजनी का साथ नहीं देता तो क्या होता, यदि संपादक रजनी का साथ नहीं देता तो वह इतना बड़ा आंदोलन सफल नहीं हो पाता और न ही इतनी जल्दी बोर्ड के अधिकारी ट्यूशन संबंधी नियम बना पाते, क्योंकि जो अखबार है वो स्वतंत्र है और वो अपनी बात को चारों तरफ कह सकता है। इसलिए रजनी ने किसका सहारा लिया, अखबार का सहारा लिया। तो देखो बच्चों, आज हमारी ये पटकथा मन्नू भंडारी के द्वारा जो लिखी गई थी रजनी, यहाँ प्रश्न उत्तर के साथ में समाप्त हो गई है। आप इस पटकथा को पढ़ें और इसमें बीच बीच में जो हिंदी अंग्रेजी मिश्रित शब्द आए हैं उनको जानें और उनका प्रयास करें। शब्दार्थ को भी देखें और प्रश्न उत्तर को भी देखने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।